Yes, come on topic. So now, Good morning, sir. good morning, Uda. Good Good morning. morning, sir. Morning, sir. Good morning. Now, come on topic. Morning, sir. Good morning. Now, your topic is, I think we were on melting and boiling point. हम लोग बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे टॉपिक पे थे ना. Yes, sir. नाउ सी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, क्योंकि सॉलिड जो है मेनली जो मेटल्स हैं मेनली सॉलिड स्टेट में आते हैं फिलहाल. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो आई थिंक वी आर aware about the melting point and boiling point. What is the melting point? A certain temperature at which a solid changes to liquid is known as melting point. Sir, melt into liquid. Okay. And boiling point is the temperature at which a liquid 100. changes from liquid to vapor is known as boiling point, or a liquid starts boiling. तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में ये चीजें आप पढ़े हो, बट यहाँ इनमें हमको देखना है कि जो सॉलिड और मेटल एंड नॉन मेटल्स होते हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आता है. और थोड़ा ध्यान दो बेटा, आप लोग माइक म्यूट कर लो. अगर नहीं बात करना है, नहीं कुछ पूछना है तो म्यूट रहे. घर से आवाज आई तो हम सीधा बाहर करेंगे जितने होगा, ठीक ना. नाउ तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जनरली द सॉलिड्स हैव, कौन है जी? अमित. अमित, सर 3-4 लोग अपना माइक को अनम्यूट किए हैं. अरे हम सीधा निकाल देंगे, हम म्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हो. हेलो सत्यम चौबे. यस सर. तो क्यों आवाज आ रही है तुम्हारे यहाँ से? यस सर. आवाज नहीं आए बेटा, सर ठीक ना. बंद कर दी. म्यूट करो माइक. सर बंद कर दे रहा हूँ. हाँ म्यूट करो. तो मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा बेटा? ए सर्टेन टेम्परेचर एट व्हिच ए सॉलिड स्टार्ट्स melting, या a solid changes to liquid is known as melting point, and a certain temperature at which a liquid starts vaporizing or boiling is known as boiling point. यहाँ पर क्या होगा बेटा कि melting and boiling point of metals है very high. Reason? due to very strong force of attraction. मेटल्स में मेल्टिंग पॉइंट उनका वेरी हाई होता है ड्यू टू स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड इन केस ऑफ नॉन मेटल्स तो दे हैव कंपैरेटिवली वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. रीजन बिहाइंड इट बिकॉज ऑफ दे हैव वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, तो मेटल्स हैव वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई दे हैव वेरी high melting and boiling point. In case of non-metal, due to weak force of attraction, they have low melting and boiling point. एक चीज और ध्यान दो बेटा, इनका रीजन जो है, सही रीजन ये फोर्स कैसे बनता है ये आप हायर क्लास में आओगे तो पढ़ोगे. अभी यहाँ बताने पे केवल आप परेशान होगे, वो आपकी समझ में आएगा नहीं, ठीक ना. बट आपके क्लास तक ये रीजन जानते रहो कि मेटल्स जो हैं इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. बोलो बोलो जी. नॉन मेटल में सबसे अधिक होता है ना अरे यार मेल्टिंग पॉइंट, क्यों? एक्सेप्शन में. अरे तो एक्सेप्शन में चले गए. डायमंड का डायमंड. अरे यार मैंने क्या कहा, मैं क्या बता रहा हूँ, पहले तुम उसको समझो ना. एक्सेप्शन में होना और जनरल में होना दोनों में अंतर है ना. जैसे मान लो कि तुम्हारा क्लास सेक्शन ए हो, सेक्शन ए में मान लो कि एक लड़का टॉप कर गया देवस्थली के 12 सेक्शन में सभी में, ठीक. लेकिन पता लगा कि रिमेनिंग जो हो वो सभी 30% और 40% वाले हो, सब फेलियर मॉडल हो, तो क्या कहोगे? सेक्शन ए टॉपर सेक्शन है? बोलो. एक लड़का 99% ला दिया,
रिमेनिंग जो है 45, 50, 51 इस रेंज में हो तो क्या मानोगे? सभी सेक्शन में टॉपर हो गया? नहीं तो किसी एक्सेप्शन को जनरलाइज फॉर्म में नहीं कर सकते। भारत में सभी व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं? नहीं है, नहीं केवल एक ही व्यक्ति है। तो वो वहां पर सबको नहीं कह सकते हो, जो कोई एक हो या जो एक्सेप्शनल बिहेवियर बनाता हो कि पता लगा वो चाय बेचते हुए प्रधानमंत्री हो गए मोदी जी, तो जितने चाय वाले हैं सब प्रधानमंत्री हो जाएंगे? नहीं ऐसा तो होगा नहीं। तो इसका मतलब नहीं। क्या हुआ कि चाय बेचने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री ही होंगे, कि हो सकता है। नहीं तो नहीं हो सकता। एक्सेप्शनल बिहेवियर अलग चीज होता है, उसको अलग से बाद में बताया जाता है कि जनरल ट्रेंड ये होता है, लेकिन एक्सेप्शनल बिहेवियर इसका ये होता है। तो एक्सेप्शनल बिहेवियर पहले जनरल चीजें जानने के बाद देखा जाता है, और एक एक्सेप्शन के कारण से उसमें सभी को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। ठीक ना बेटा? नाउ कम ऑन टॉपिक। तो हियर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सर बेटा, हाँ बोलो बेटा। सर लाइन से सब सर अनम्यूट किए हैं। लाइन से अनम्यूट किए हैं माने? सर सब ठीक है, अनम्यूट कर रहे हैं सर। जितने घर अनम्यूट का हो, ठीक ठीक, जितने अनम्यूट रहोगे मैं बाहर करूंगा। अगर क्वेश्चन पूछने के अलावा अगर अनम्यूट रहा तो आपको सीधा बाहर करूंगा, ठीक ना? बिना किसी क्वेश्चन पूछने के समय अगर अनम्यूट नहीं रहे तो सीधा मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक ना? उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर आपको पूछना है, कुछ कोई प्रॉब्लम है तो आप अनम्यूट करके आप अपनी बात पूछ सकते हो, ठीक ना? एक चीज और, दूसरा, अगर आप कहीं उसमें एक आध लाइन पढ़ लेते हो बुक में तो उसमें मत परेशान हो। पहले तुम ये देखो कि मैं जो बता रहा हूं उसमें अगर तुम्हारी बात जो पूछनी है वो इंक्लूड ना हो और मैं अगले टॉपिक पर चला जाऊं तब तुम्हें पूछना चाहिए बेटा, ठीक ना? अभी मत परेशान हुआ करो पहले, उससे केवल टाइम वेस्ट होता है, ठीक ना? नाउ कम ऑन टॉपिक। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा क्या होता है, और जनरली मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। हालांकि मेटल का रीजन मैं आपको दे देता हूं क्यों होता है, क्योंकि इससे मैं कई सारी चीजें आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो मेटल्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, रीजन बिहाइंड इट ड्यू टू वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, and this force of attraction is causes due to the strong metallic bond। इनमें मेटेलिक बॉन्ड होता है, इसको समझ लो तब आगे बताते हैं। जैसे कोई मेटल है बेटा, इसकी वैलेंसी 1 है, एम फॉर मेटल यहां पर है, और देखो ये इस तरह से मेटल आयन आपस में या मेटल एटम्स के जो आयन बनते हैं इस तरह से जुड़े रहते हैं। और जो जैसे इसकी वैलेंसी 1 है, जैसे सोडियम मान लो है, तो इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। पोटेशियम है जिनकी वैलेंसी 1 है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनकी वैलेंसी 1 है, तो क्या करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा और वो इन खाली प्लेस पर, जिसको इंटरस्टिशियल साइट बोला जाता है साइंस की लैंग्वेज में, ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे ये इन्हीं खाली स्थानों पर प्रेजेंट होते हैं। यहां देखो जहां पर मेटल प्रेजेंट होता है ये किसका स्ट्रक्चर है, मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर है। थोड़ा और जान लो, ये आपके यहाँ आएगा नहीं, दिस इज ओनली फॉर जानकारी। तो मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है, मेटल जो है वो एक पॉइंट पर होते हैं, इसको हायर क्लास में जाओगे तो लाइटिस पॉइंट बोलते हैं, बट मेटेलिक बॉन्ड में इसको कर्नेल या कोर कहते हैं, ओके। और जहां पर खाली स्थान होता है, जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको बोला जाता है इंटरस्टिशियल, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, ओके। इंटरस्टिशियल साइट का मतलब सॉरी को होता है, पढ़ा लेंगे यार, तुम ही पढ़ाओ। इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। माइक म्यूट कर लो। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ये फ्री टू मूव होते हैं, यानी जो खाली स्थान है इलेक्ट्रॉन किसी और मूव कर सकता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन ले लो तो ये किसी और, लेफ्ट राइट अप डाउन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी फ्री टू मूव होते हैं। इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोला जाता है।
फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि पता लगे ये भोजपुरी पिक्चर इसमें देखने लगे या गाना देखता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, मोबाइल मीन्स होता है मूव करना, एक दूसरी जगह पे चले जाना। मोबाइल जो नाम रखा गया है, जो आप यूज करते हो या जिसके थ्रू हम पढ़ रहे हैं, इस मोबाइल को इसीलिए मोबाइल कहते हैं क्योंकि इसको लेकर के हम मूव कर सकते हैं। जैसे पहले डब्बा वाला मोबाइल था, या चोंगा वाला देसी भाषा में कहें, या सीधा लैंडलाइन जिसको कहते हो, तो वो क्या लेके बाहर जा सकते थे? नहीं जा सकते थे, वायर के थ्रू जुड़ा था। लेकिन जो मोबाइल होता है बेटा, ये मूव कर सकते हो, इससे तुम एक से दूसरी जगह जा सकते हो, इसलिए मोबाइल बोला जाता है। फिलहाल इन इलेक्ट्रॉन को चूंकि ये फ्री टू मूव होते हैं, किसी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसीलिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखो मेटेलिक बॉन्ड किसको कहोगे, यही समझ लो। ए बॉन्ड व्हिच वन इज फॉर्म्स बिटवीन मेटल कैटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी देखो, इस पर मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, और इसके कारण से स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, और इसके कारण से मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई हो जाता है। ठीक ना? तो मेटेलिक बॉन्ड किसको कहोगे? ए बॉन्ड व्हिच वन इज फॉर्म्स बिटवीन मेटल कैटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड को एक्सप्लेन जो है, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था ड्रूड, DRUD, और इनको सपोर्ट किया था या इसको और अच्छे से समझाया था लॉरेंज ने। ड्रूड ने 1900 में इसको एक्सप्लेन किया था, और लॉरेंज ने बाद में इसको मॉडिफाई किया 1923 में। तो मेटेलिक बॉन्ड को ड्रूड और लॉरेंज ने एक्सप्लेन किया था, और ये मेटेलिक बॉन्ड के कारण से ही मेटल में कैटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं, यानी अपोजिट चार्ज पार्टिकल होते हैं, जिसके कारण से वेरी स्ट्रांग फोर्स क्रिएट होता है और मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। फिर भी ये जान लो बेटा कि जो ये मेटेलिक बॉन्ड पढ़ रहे हो, ये आपका इनकम्प्लीट मेटेलिक बॉन्ड का एक्सप्लेनेशन है। ये एक्चुअल में जो इसके मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाता है वो और फैक्टर होता है, लेकिन वो चीजें अभी आप उसके बारे में ABC भी नहीं जानते हो उसका, इसलिए अगर हम उस चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन आगे बताएंगे तो आपके समझ में एकदम से नहीं आएगा। तो इतना तक आ जाएगा सर? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। ऑर्बिटल समझते हो क्या होता है? बोलो, ऑर्बिटल का भी नाम सुने हो? सबसेल नाम सुने हो? ओवरलैपिंग ऐसे तो इन सब चीजों को, इन सब चीजों को हमें लेके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी बेटा आप नहीं समझ पाओगे, जब आप 12 में आओगे तो एक बार फिर से वहां पर हम आपको डिटेल में बताएंगे और चीजें। बट मेटेलिक बॉन्ड आपको इस क्लास तक, मेटेलिक बॉन्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर मेटल कैटायन बनता है और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें से कौन है जी? स्नेहा गुप्ता, स्नेहा गुप्ता, स्नेहा, माइक तुरंत आप कर लिया करो, नहीं तो रिमूव करना पड़ेगा, तुम लोगों को समय नहीं पाते हो। यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा कि जो मेटल कैटायंस है और फ्री इलेक्ट्रॉन, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, और इसके कारण से पॉजिटिव और निगेटिव जब अपोजिट चार्ज पार्टिकल बन जाते हैं तो इसके कारण से ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, और इससे मेटल जो है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है या बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो मेटेलिक बॉन्ड किसको कहोगे? ए बॉन्ड व्हिच वन इज फॉर्म्ड बाय मेटल कैटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटेलिक बॉन्ड, और इसी मेटेलिक बॉन्ड के कारण से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ये इंक्रीज कर जाता है मेटल्स का। एक चीज अब देखो, इसके अलावा भी नॉन मेटल में अगर बात करें तो उनमें चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, वो वीक बॉन्ड होता है, और इसके कारण से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, और वो क्या होंगे कि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी लो होता है। और इसके अलावा और चीज आपको बता दें, इसी फोर्स के कारण से, इसी फोर्स के कारण से, स्ट्रांग फोर्स के कारण से मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। एक्सेप्शन बाद में बताएंगे, एक्सेप्शन के लिए मत परेशान होना।
मेटल जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जबकि नॉन मेटल क्या होंगे, गैसियस स्टेट में ज्यादातर पाए जाते हैं। केवल जो है, अब एक्सेप्शनल बिहेवियर में अगर जानो तो फिजिकल स्टेट में क्या होता है, मरकरी जो है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये मेटल है, एक्सेप्शनल बिहेवियर होगा। मरकरी केवल मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसका रीजन ये है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से रिलेट कर लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मरकरी का -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी माइनस में होता है मेल्टिंग पॉइंट। और इसी कारण से जो है क्या हो जाएगा कि ये आसानी से मेल्ट करके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में आ जाता है, ठीक ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। इसके अलावा सीजियम और गैलियम, सीजियम का सिंबल CS होता है, गैलियम का Ga होता है। एक का 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, एक का 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी दोनों का जो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट है वो 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी ये सीजियम और गैलियम जो हैं ये समर सीजन में, गर्मी में क्या होंगे, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और विंटर सीजन में रूम टेम्परेचर जो है लो टेम्परेचर हो जाता है, तो विंटर सीजन में ये सॉलिड होते हैं। लेकिन इनको विंटर सीजन में भी अगर अपने पाम पर, अपनी हथेली पर रख लो, तो चूंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 7 डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण से क्या होगा कि सीजियम या गैलियम को अगर हम अपनी हथेली पर या पाम पर रख लेते कोई हैं बोल देगा तो दीज तो melt हो स्टार्ट्स जाएगा। मेल्टिंग। कौन है जी? जितने ज्ञाता हो, जितने अगर ज्यादा जानकारी हो तो फिर तुम ही लोगों से पूछें, बीच में अननेसेसरी दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हो, ठीक ना। तो उसमें जो है जितना आवश्यक हो उतना ही। बोलो। सर सीजियम का क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट? सीजियम का बेटा 28.5 होता है, ठीक ना। कहीं कहीं जो है 29.5 भी दे देता है, केल्विन में चेंज करोगे तो आगे बढ़ जाएगा, मतलब मैक्सिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड इसका होता है। और गैलियम का 29.5 या कहीं कहीं 30 भी लिख देता है राउंड ऑफ करके, ठीक ना। उससे अधिक मतलब मैक्सिमम दोनों का जोड़ लोगे तो 31 के नीचे ही होगा, ठीक। बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनको हम अगर हथेली पर या पाम पर भी रख लें तो आसानी से मेल्ट कर जाता है, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। मरकरी, इसका मेल्टिंग पॉइंट -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी ये रूम टेम्परेचर पर ऑलवेज लिक्विड स्टेट में होता है। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। इसी तरह से अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो पहले फिजिकल स्टेट की बात कर लो। नॉन मेटल में देखे होगे फिजिकल स्टेट में कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन, ये 4 नॉन मेटल होते हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन, ये 4 नॉन मेटल होंगे जो सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। इसी तरह से ब्रोमीन पढ़े होंगे, ब्रोमीन नॉन मेटल होता है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में अगर रिमेनिंग की बात करें नॉन मेटल में, तो रिमेनिंग नॉन मेटल जो है वो गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक ना। और नॉन मेटल टोटल 22 होते हैं, जिनमें 11 एलिमेंट गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो अदर नॉन मेटल में जनरली गैसियस में होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा फ्लोरीन है, क्लोरीन होता है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, ये सभी गैस में होते हैं। अदर नॉन मेटल जो गैस में है जैसे हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या होंगे, गैसियस स्टेट में होते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पर गैस रूप में पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही 11 एलिमेंट जो हैं वो गैसियस स्टेट में रूम टेम्परेचर पर पाए जाते हैं, और ये सभी नॉन मेटल होते हैं।
इसी तरह से 4 नॉन मेटल जो है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन जो है, ये सभी जो हैं लिक्विड सॉलिड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर पाए जाते हैं। ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और ये नॉन मेटल होता है। बोर्ड में आपके कभी भी पूछा जाएगा तो एक्सेप्शनल बिहेवियर को ही पूछता है, जनरल बिहेवियर को नहीं पूछेगा। इसी तरह से अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट में हमने क्या कहा कि नॉन मेटल जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। 11 एलिमेंट्स का नाम लिखे ना, तो इसके लिए तो ये क्या है? गैस स्टेट में पाए जाते हैं और सभी नॉन मेटल हैं। अच्छा, किसके यहाँ से आवाज आ रही भाई? ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। बहुत डिस्टर्ब नहीं, देखो सबको म्यूट कर दीजिए सर। अरे यार सबको म्यूट करने में ठीक नहीं है, सीधा उस तरह में आएगा तो बाहर करना है। आप लोग इतना तो कम से कम देखो कि आपके आसपास बोलने वाले ना हो, थोड़ा ऐसी जगह पे बैठो, ठीक है। घर से पढ़ने में भी है कि मान लो बच्चे हैं या और लोग हैं बात करते हैं या करें तो उनको ऐसे ही आप जगह पे बैठो। क्लोरीन के बाद रिपीट कर दीजिए। सर 2 लोग अनम्यूट हैं। क्या हुआ? नेटवर्क नहीं आ रहा उनका। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, 3-4 लोग नियॉन, अनम्यूट। जेनान और रेडान के साथ साथ हाइड्रोजन, ये सभी गैसेस स्टेट में है। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट में नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। फिर भी एक्सेप्शनल बिहेवियर में कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है। कार्बन का ये एलोट्रॉप होता है जिसका नाम है डायमंड। तो डायमंड जो है ये एक्सेप्शन होता है और डायमंड जो है आज तक का जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड डिस्कवर हैं सबसे ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है, यानी सबसे हार्ड होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट है अभी तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं। ओके, और ये एलोट्रॉप क्या है? सर एलोट्रॉप क्या है? ठीक ठीक, परेशान मत हो, पहले सुन लो, अभी आगे नहीं बढ़े हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है या एलोट्रॉप होता है डायमंड, और डायमंड भी कार्बन ही है, सिंबल इसको कार्बन से ही डिनोट करते हैं। और इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है ना। इसमें भी क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट में अलग अलग बुक में अलग अलग आप पढ़ोगे, कहीं कहीं पर 3500 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट दिया है, कहीं पर 3510 डिग्री सेंटीग्रेड देता है ना। तो अगर थोड़ा बड़ा वेरिएशन हो जाए तो उसमें मत परेशान होना। एक्चुअल में क्या होता है कि जो डायमंड बनता है उसमें डायमंड की क्वालिटी के अनुसार मेल्टिंग पॉइंट में थोड़ा बड़ा वेरिएशन पॉसिबल होता है, ठीक ना। इसके कारण से वो चेंज है, लेकिन हमें इतना ज्यादा जानना जरूरी है कि जनरली इसका 3500 से प्लस ही मेल्टिंग पॉइंट रहेगा और ये हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट या कोई भी मटेरियल होता है जो अभी तक डिस्कवर किया गया है। ओके, सर मेटल में भी सबसे हाईएस्ट ये होगा, मेटल नॉन मेटल किसी में भी मेटल में सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टंगस्टन का होता है। मेटल में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का सिंबल W होता है और ये लैटिन वर्ड वॉल्फ्राम से लिया गया है और इसका जो है 3410 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है 3410 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी मेटल में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मरकरी का होता है। और लेकिन एक्सेप्शनल बिहेवियर में कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है डायमंड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट दैट इज मोर देन 3500, जनरली 3500 डिग्री सेंटीग्रेड या कहीं कहीं 3510 डिग्री सेंटीग्रेड लिखता है। और एक बुक में तो मैंने देखा था कि उसमें 3910 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा हुआ था, ठीक ना। तो अलग अलग बुक में लिखता है, तो उसमें आप परेशान मत होना, क्योंकि सर डायमंड क्या है? डायमंड इज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन इज नॉन मेटल। ओके, कार्बन डायमंड जो है, कार्बन जो नॉन मेटल होता है
उसका क्या होता है क्या है? एलोट्रॉप। सर? एलोट्रॉप। अरे वेट करो बाबू, मैंने तुम लोगों को कई बार बताया कि अगर मैं वो टॉपिक छोड़ दूं उसके बाद तुम पूछो ना। अब टीचिंग देखो, चालू हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा कि ये कौन है जी? पीयूष यादव एंड अदिति, क्यों अनम्यूट नहीं हो? पीयूष यादव एंड अदिति। सर ऐसे ही करते हैं सर। और कौन है? आदर सिंह। यस। अब देखो बेटा, जैसे कई बच्चों ने पूछा एलोट्रॉपी क्या होता है। एलोट्रॉपी मीन्स होता है एग्जिस्टिंग ऑफ एलिमेंट इन द टू आर मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म या सॉलिड फॉर्म कह सकते हो, इज नोन एज एलोट्रॉपी। किसी एलिमेंट का एक से अधिक स्ट्रक्चर में या एक से अधिक फॉर्म में, एक से अधिक रूप में पाया जाना एलोट्रॉपी कहलाता है। The existing of an element in the two or more crystalline form is known as allotropy. किसी एलिमेंट का एक से अधिक रूपों में पाया जाना एलोट्रॉपी कहलाता है। और इन स्ट्रक्चर को, इन फॉर्म को जिनमें वो पाया जाता है, दे आर कॉल्ड एज एलोट्रॉप्स। तो एग्जिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट इन द टू और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म या टू और मोर सॉलिड फॉर्म इज नोन एज एलोट्रॉपी, and the structure या forms are known as allotropes. Like carbon has 3 allotropes: graphite, diamond and fullerene. About the detail of all these three, I or any other teacher will discuss with you in the carbon compound chapter. That one is your 4th chapter. That is next chapter of chemistry. So carbon has 3 allotropic forms. They are graphite, diamond and fullerene. So diamond is one of the allotropic form of carbon, which one is hardest material known so far and has highest melting point in all of the discovered metal, non-metal or any other compound till now. Okay, तो इस तरह से ये आपके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट या उनकी फिजिकल स्टेट की बात है। और इसके अलावा और हम बात करें तो exceptional behavior में generally metals are harder in nature, they have high melting and boiling point also, but exceptionally lithium, sodium, potassium etc. are so soft that we can cut them by knife. Okay, जो लिथियम, सोडियम या पोटेशियम होते हैं, ये मेटल इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम नाइफ से या चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो दिस इज आल्सो द एक्सेप्शनल बिहेवियर कि सोडियम, पोटेशियम, lithium etc. these are the metal which are very softer in nature. These are so soft that we can cut them with a knife. Okay, now other property. Other property, reactivity. So the metals are generally reactive in nature. Most of the non-metal are also reactive in nature, but about the reactivity I will discuss later on in detail in this chapter. But till now you should know that generally metals are reactive also. Some non-metals like fluorine, chlorine, bromine, these are also reactive in nature. Oxygen is highly reactive in nature, but sodium and potassium, अगर metal में बात किया जाए बेटा, in case of metals, sodium and potassium, these are very high reactive in nature, and so these are kept in kerosene oil. These are very highly reactive in nature and these are kept in kerosene oil. सोडियम और पोटेशियम वगैरह वेरी हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं, इनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्यों? ओपन एयर में क्यों नहीं रख सकते? तो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन आप पढ़ोगे
तो उसमें आपको बताएंगे कि ये मेटल इतने रिएक्टिव होते हैं, अगर इनको हम ओपन एयर में रख देंगे बेटा तो ये क्या होगा, दीज विल वायलेंटली रिएक्ट एंड विल स्टार्ट्स बर्निंग। ये इतना वायलेंटली, इतना तेजी से रिएक्शन करेंगे कि ये जलने लगेगा। यानी सोडियम का टुकड़ा या पोटेशियम का टुकड़ा ओपन एयर में अगर फेंक दो तो बहुत तेजी से रिएक्शन होती है और वो बर्न करने लगेगा और वहां पर एक्सप्लाइड कर जाएगा, वायलेंटली रिएक्शन करेगा, जल करके विस्फोट हो जाएगा वहां पर, ठीक ना, एक्सप्लाइड कर जाएगा। और इसके कारण से इनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। केरोसिन ऑयल में रखने पर क्या होता है कि ये एयर या वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है और इस कारण से ये जो है आसानी से प्रोटेक्टेड रहता है केरोसिन ऑयल में और इसकी रिएक्शन वायलेंट नहीं हो पाती है। ओके, अगर हम नॉन मेटल के रिएक्शन की बात करें तो नॉन मेटल में सबसे अधिक रिएक्टिव कौन होता है? क्लास 8 में भी पढ़े हो आप लोग, बोलो। नॉन मेटल में हाईएस्ट रिएक्टिव याद होगा, पढ़े होगे, फास्फोरस होता है और इसको वाटर में रखा जाता है। नॉन मेटल में फास्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है, इसको ओपन एयर में फेंक दो तो ये बर्न कर जाता है, जल उठता है और इसीलिए इसको जो है हम वाटर में रखते हैं। तो मेटल में सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होता है, इनको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। इसी तरह से नॉन मेटल में फास्फोरस हाईली रिएक्टिव होता है और इसे हम वाटर में रखते हैं। ओके, नाउ कंडक्टिविटी। इसको केरोसिन में नहीं रख सकते हैं। सब एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि जो रिएक्शन या आपस में रिएक्ट करने की बात होती है, एलिमेंट की आपस में डिजॉल्व करने की बात होती है, उसके लिए इंग्लिश में एक कहावत होती है, पढ़े होगे, होमोफोन्स बोलते हैं, लाइक चार्म्स लाइक। ये नाम सुनोगे नहीं? होमोफोन इंग्लिश में पढ़े हो कि नहीं? ग्रामर क्लास 9 तक हिंदी में जैसे कहावत पढ़े होगे, कहते होंगे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये सब पढ़ो ना, आंख दिखाना। तो जो कहावत होती है इंग्लिश में, कहावत होती है लाइक चार्म्स लाइक, चोर चोर मौसेरा भाई। यानी अगर दो चोर हैं तो उसमें आपस में पटती है ना, और दो ईमानदार होंगे तो उनमें ज्यादा पटेगी, लेकिन एक चोर हो एक ईमानदार हो तो नहीं पटेगी। वही चीज केमिस्ट्री में लागू होता है। कंपाउंड जब पढ़ोगे, अभी आप शुरुआत की हो केमिस्ट्री की, अभी 12 में जाओगे, 11 में जाओगे, ठीक से पढ़ोगे। फिलहाल आप जान लो कि केमिस्ट्री में जो कंपाउंड होंगे या मटेरियल होते हैं वो आयनिक या कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं या बने होते हैं, और ये बॉन्ड आप आगे इसी चैप्टर में लास्ट में पढ़ोगे। तो होता क्या है बेटा कि जो आयनिक नेचर का होगा वो आयनिक से रिएक्शन करता है, जो कोवैलेंट नेचर का होता है वो कोवैलेंट से रिएक्शन करता है। जैसे एक सीधा सा एग्जांपल देखो, अपने घर में देखना, नमक देखना, NaCl जो होता है इसमें आयन होते हैं, आयनिक कंपाउंड होता है। इसको आप पानी में डिजॉल्व करना तो पानी में देखोगे घुल जाएगा, या देखते भी हो घर में रोज खाना बनता है, नमक को डालते हैं और नमक डिजॉल्व हो जाता है पानी में। लेकिन थोड़ा सा तेल लेना, चाहे केरोसिन ऑयल ले लो, चाहे आप मस्टर्ड ऑयल ले लो, चाहे जिसका ऑयल ले लेना, उसमें नमक को डालना, देखना घुलता है कि नहीं घुलता है। और आपको बता दें वो नहीं घुलेगा, ठीक ना, वो नहीं घुलेगा, नहीं घुलता है सर। उसका क्योंकि नमक आयनिक कंपाउंड है, साल्ट आयनिक कंपाउंड है, जबकि जो आयल होते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड है। यानी जो नेचर है अलग है, इसलिए उसमें वो ना तो डिजॉल्व होगा और ना ही उससे रिएक्शन करेगा। वही चीज बेटा यहाँ पर है। मेटल जो है आयनिक नेचर के होते हैं तो वो पोलर या आयनिक कंपाउंड वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, इसीलिए उसको वाटर में नहीं रखते हैं। और इसी तरह से फास्फोरस जो है नॉन मेटल है, इसका कोवैलेंट या नॉन पोलर नेचर होता है, इसीलिए पोलर मॉलिक्यूल वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करता है और वो वहां पर आसानी से हम रख सकते हैं। ओके, ये उसका रीजन होता है। तो ये इसीलिए हम जो है सोडियम पोटेशियम को तो वाटर में नहीं रख सकते, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। और सुने भी होगे, अगर नहीं देखे हो, कि सोडियम को वाटर में रख दोगे क्या होगा, वायलेंटली रिएक्शन होगा
और वो एकदम आग लग जाएगी, वायलेंट विस्फोट हो जाएगा, एक्सप्लोड कर जाता है, क्योंकि वो वाटर का नेचर सेम है और रिएक्शन कर जाएगा। जबकि केरोसिन ऑयल में रखोगे, दोनों का नेचर अलग है, कोई रिएक्शन नहीं होती है उससे। ठीक, नेक्स्ट है कि कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ोगे बेटा कि metals are good conductor in nature and non-metals are bad conductor in nature. Okay, यानी metals are good conductor of heat and electricity and non-metals are bad conductor. क्या है? सर्वाइव। अरे भाई यार तुम, ये कौन है भाई वाला? पहले तुम ये बताओ, अपना नाम बोलो, बोलो जी, नाम बोलो, नाम बोलो। किसको किसको दिक्कत है? बोलो। बोलो, किसको प्रॉब्लम थी? बताओ। अरे इतना तो बुद्धि रखो बेटा कि मैंने क्या कहा है, अभी एक लाइन हुआ नहीं, तुम पूरा उसके खानदान में चलोगे। एक आध भी कोई ऐसा मूर्ख निकल जाएगा कि बताने लगो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है। जो तुम्हें पढ़ाता है वो तुमसे निश्चित रूप से कई गुना नॉलेज रखता है। तो इतनी तो बुद्धि रखो कि अगर एक बार दो बार बताया गया कि पहले तुम सुनो। किसी चीज को ऐसा नहीं है कि इकट्ठे ही पूरा जान लोगे, धीरे धीरे उसमें जो है बताया जाता है टॉपिक को। तो पहले सामान्य चीजें सुनो, फिर उसमें आगे भी जानोगे उसका रीजन। उसमें बीच में बकबक करने से वो आपकी मूर्खता होती है। उसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नॉलेज बढ़ता है या वो चीजें हैं कि, तो सीधा सा थोड़ा बेट करना सीखो। बोलो सर, जो कार्बन का एलोट्रॉप्स बताया ना, ग्रेफाइट, डायमंड, तो तीसरा क्या है? फुलरीन होता है, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे। फुलरीन बोलते हैं क्या? उसको, फुलरीन बोलते हैं। बकमिंस्टर फुलर ने डिस्कवरी किया था, अमेरिका के साइंटिस्ट थे। ठीक, फुलरीन बोलते हैं, FULLRENE, फुलरीन्स बोलते हैं। या नहीं हो तो नेक्स्ट चैप्टर में है, बुक में देख लेना, लिखा हुआ है फुलरीन। ओके, यहां देखो बेटा कि मेटल्स जो हैं, बंद करो, मेटल्स जो हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर होंगे। अब इसमें रीजन समझ लो। रीजन क्या होगा बेटा कि जो मेटल्स होते हैं, these are good conductor of heat and electricity due to presence of these free electron। यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी आप लगाते हो या हीट करते हो, यही इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के क्या होते हैं, ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं। और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन लगातार क्या होगा, हो जाएगा। या हीट को अगर इसमें हीट करना शुरू करोगे तब भी यही फ्री इलेक्ट्रॉन हीट को भी कंडक्ट कराते हैं। और इसी कारण से क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वंस अगेन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है, जिसके कारण से वो बैड कंडक्टर होते हैं। फिर भी एक्सेप्शनल बिहेवियर की अगर बात करें तो ग्रेफाइट जो है कार्बन का इलेक्ट्रोपिक फॉर्म, दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस आल्सो देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ग्रेफाइट में भी फ्री इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है, हरदम तो नहीं होता है, लेकिन होगा क्या बेटा कि इनमें जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है, ग्रेफाइट लेयर्स के रूप में पाया जाता है, और उन